आप देख सकेंगे कि ये जो हमारी नेविगेशन है इसकी हाइट फिक्स्ड है। तो सबसे पहला यही काम हम करेंगे, अपनी नेविगेशन को एक फिक्स्ड हाइट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने अपनी CSS की कुछ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को कवर किया था, जिसमें ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं। इन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए हमने अपनी नेविगेशन बार को स्टाइल करना शुरू किया था और आज हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं अपनी एडिटर की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ये 008.html फाइल क्रिएट की थी, जिसमें हमने अपनी नेविगेशन की HTML यहाँ पर क्रिएट की थी। इसके बाद हमने इसे स्टाइल करना शुरू किया था और इस पर बैकग्राउंड कलर, बॉक्स शेडो और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी। आज हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले इस पेज को एक दफ़ा अपने ब्राउज़र में देख लेते हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल हमारा पेज कुछ ऐसा नज़र आ रहा है और हमने ये देखा था कि कैसे हमने इन लिस्ट आइटम्स को डिस्प्ले ब्लॉक से डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट करके एक ही लाइन में रेंडर किया था। हमने ब्रीफली ये भी डिस्कस किया था कि हम इस इमेज और इस नेविगेशन के जो पेरेंट एलिमेंट है, इनको एक लाइन में लाने के लिए एक और डिस्प्ले टाइप यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि इसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के जरिए ही एक लाइन में लेकर आते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी ये जो टॉप nav _ links की क्लास है, जो कि हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट को असाइंड है, इसको टारगेट करेंगे और इसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक असाइन करेंगे। हम इस पेज को सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स अब एक ही लाइन में आ गए हैं। अगर एक बार हम अपनी रेफरेंस साइट को देखें तो आप देख सकेंगे कि ये जो हमारी नेविगेशन है इसकी हाइट फिक्स्ड है। तो सबसे पहला यही काम हम करेंगे, अपनी नेविगेशन को एक फिक्स्ड हाइट देते हैं और हमारी जो नेविगेशन है उसको हमने टॉप nav की क्लास दे रखी है। इस टॉप nav की क्लास को हम कुछ हाइट देंगे, जो कि फ़िलहाल मैं यहाँ पर 96 पिक्सल्स दे देता हूँ। हम इसे सेव करते हैं और चलकर देखते हैं अपनी ब्राउज़र विंडो में। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी नेविगेशन है इसकी हाइट फिक्स्ड हो चुकी है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है वो ये कि ये इमेज और ये जो नेविगेशन है ये हमारी इस नेविगेशन से ओवरफ्लो कर रही है। और उसकी वजह ये है कि ये जो हमारा इमेज है ये बाय डिफ़ॉल्ट अपनी एक्चुअल विड्थ और हाइट में रेंडर हो रहा है, जो कि इस वक्त 500 बाय 500 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट काम हम ये करते हैं कि अपने इस इमेज को एक विड्थ असाइन कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे इस इमेज को यहाँ पर टॉप nav _ लोगो की क्लास हमने असाइन कर रखी है। हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर इस क्लास को यूज़ करते हैं और इसको हम कुछ विड्थ देंगे, जो कि होगी 56 पिक्सल्स। हम इसे सेव करते हैं और वापस चलकर अपने ब्राउज़र में देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज था उसका साइज़ अब 56 पिक्सल्स हो गया है और उसकी वजह से हमारी इस नेविगेशन की जो कंटेनर है इसके अंदर ये सही से फिट हो गया है और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होने की वजह से हमारा लोगो और ये जो नेविगेशन है ये एक ही लाइन में रेंडर हो रहे हैं। तो वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और हम डिस्कस कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को कि ये हम यहाँ पर कैसे असाइन करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर -3 पिक्सल, -12 पिक्सल और यहाँ हाइट 96 पिक्सल, ये जो वैल्यूज़ असाइन की हैं इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, CSS में काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी डायमेंशन की वैल्यू लेती हैं। मिसाल के तौर पे हाइट है, विड्थ है, पैडिंग्स हैं और मार्जिन हैं, इन्हें हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ दे सकते हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं इनके लिए हम मल्टीपल यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सेंटीमीटर्स दे सकता हूँ। अगर हम इसे चलकर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो हाइट है ये 1 सेंटीमीटर हो गई है। इसी तरह यहाँ पर आप इंचेस दे सकते हैं और इसे कोई पिक्सल वैल्यू दे सकते हैं, जैसे हमने 96 पिक्सल्स की दे रखी थी। अगर आप में से कुछ लोग ये नहीं जानते कि पिक्सल्स क्या हैं, तो बेसिकली पिक्सल आपका एक डिजिटल यूनिट होता है। तो आपकी ये जो पूरी स्क्रीन है ये पिक्सल्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जितना भी आपका डिस्प्ले है ये छोटे छोटे बॉक्सेस को मिलकर बना है और उसमें से हर बॉक्स एक पिक्सल होता है। आपकी स्क्रीन पर कितने पिक्सल्स हैं इसके लिए आप अपनी डिस्प्ले सेटिंग्स चेक कर सकते हैं। तो मैं अपनी सिस्टम की डिस्प्ले सेटिंग्स में जाऊंगा और मेरी यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है 1920 बाय 1080, इसका मतलब है कि मेरी स्क्रीन पर इस वक्त विड्थ में 1920 पिक्सल्स हैं, यानी कि यहाँ पर 1920 छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। और उसी तरह 1080 मेरी हाइट है, तो 1080 पिक्सल्स मेरे वर्टिकली यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्सेस डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पिक्सल की डेफिनेशन है।
तो दोस्तों ये जो सेंटीमीटर, इंचेस और पिक्सल्स हैं और इस तरह के और भी काफ़ी सारे यूनिट्स हैं, ये हमारे फिक्स्ड यूनिट्स कहलाते हैं। यानी कि ये जो हाइट है ये हर दफ़ा 96 पिक्सल्स फिक्स्ड हाइट रेंडर होगी। तो जब भी हमारा ये पेज रेंडर होगा ये हाइट हमारी 96 पिक्सल्स ही रहेगी। इनके अलावा कुछ रिलेटिव यूनिट्स भी हमारे पास CSS में मौजूद होते हैं जो कि आजकल की मॉडर्न प्रैक्टिस में प्रेफर्ड यूनिट्स कंसिडर होते हैं। इनमें से पहला ऐसा यूनिट परसेंटेज का यूनिट है, तो आप इसे 90% कह सकते हैं। ये इस तरह काम करता है कि आपके पास जो आपके एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट है उससे जो आपको एरिया मिलता है उसकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होती है। तो मिसाल के तौर पर आपका जो पेरेंट टॉप बार है, अगर उसकी हाइट 100 पिक्सल्स है तो यहाँ पर हाइट 90% का मतलब होगा 90 पिक्सल्स, क्योंकि 100 पिक्सल्स का 90% 90 पिक्सल्स ही बनता है। तो ये एक रिलेटिव यूनिट है जो कि कॉमनली यूज होता है और इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे जैसे आपका स्क्रीन का साइज एडजस्ट होता है उसके हिसाब से ये आपकी परसेंटेजेस भी एडजस्ट हो जाती हैं और आपका डिज़ाइन हर तरह की स्क्रीन पर बेहतर नज़र आता है। इसी तरह आपके पास जो सेकंड रिलेटिव यूनिट होता है वो VH का यूनिट होता है, जिसका मतलब व्यू पोर्ट हाइट होता है। तो दोस्तों व्यू पोर्ट हाइट आपकी स्क्रीन की विजिबल हाइट होती है। तो मिसाल के तौर पर इस वक्त आपके ब्राउज़र में यहाँ टॉप से लेकर ये जो बॉटम तक स्क्रीन की हाइट है ये आपकी व्यू पोर्ट हाइट है। तो 90 VH का मतलब होगा 90% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अगर 90 VH कर दूं और इसे सेव करूं और आप वापस चलकर अपने ब्राउज़र में देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि आपकी ये जो एलिमेंट है इसकी टोटल हाइट हमारे इस स्क्रीन के अवेलेबल हाइट की 90% है। तो ये भी एक रिलेटिव यूनिट है। इसी तरह हमारे पास VW का यूनिट होता है जो कि बेसिकली व्यू पोर्ट विड्थ है। ये भी व्यू पोर्ट हाइट की तरह काम करता है, लेकिन ये एक्चुअल जो आपकी ब्राउज़र की विड्थ है उससे कैलकुलेट होता है। यानी कि 90 VW का मतलब है कि 90% ऑफ योर विजिबल विड्थ। तो इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वक्त आपकी जो इसकी हाइट है वो इस विड्थ की 90% है। तो हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारी ये हाइट यहाँ पर 50 VW होती, तो इसका मतलब था कि 50% ऑफ योर विजिबल व्यू पोर्ट विड्थ। हम इसे सेव करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी टोटल विड्थ है इसकी 50% जो वैल्यू निकलती है वो हमारे इस एलिमेंट की हाइट है। तो इसको हम टेस्ट करने के लिए अगर अपने व्यू पोर्ट की विड्थ को डिक्रीज करें, जो कि हम इसको ड्रैग करके यहाँ से कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी विड्थ कम हो रही है हमारी हाइट भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो रही है। और ये फ़ायदा है व्यू पोर्ट विड्थ यूज़ करने का, और इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक रिलेटिव यूनिट है। इसके बाद जो हमारा यूनिट हम कवर करेंगे वो एम्स का यूनिट है। ये भी एक बहुत पॉपुलर और रिलेटिव यूनिट है और ये बेसिकली आपके जो एलिमेंट को फॉन्ट साइज दिया जाता है उससे कैलकुलेट होता है। यानी कि अगर आपके टॉप नैव पर आपका फॉन्ट साइज 100 पिक्सल्स है मिसाल के तौर पर, इस फॉन्ट साइज को भी हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन मिसाल के तौर पर हमारा फॉन्ट साइज इस जगह पर 100 पिक्सल्स है, तो हमारी जो हाइट है वो इस फॉन्ट साइज का मल्टीपल होगी। मिसाल के तौर पर अगर हमें 200 पिक्सल्स हाइट चाहिए तो हम यहाँ पर 2 दे सकते हैं। मैं इस पेज को सेव करूँगा और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक तो हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज़ हो गया है क्योंकि हमने अपने एलिमेंट को फॉन्ट साइज 100 पिक्सल्स का दे दिया है, लेकिन हमारी जो ये हाइट है अगर मैं इसके ऊपर हवर करूं, अगर आप अपने लेफ्ट साइड पर ये जो पॉपअप आ रहा है इसमें देखें तो हमें नज़र आएगा कि हमारी हाइट 200 पिक्सल्स है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 1115.2 मल्टीप्लाइड बाय 200। तो ये 200 जो है ये हमारी हाइट है और उसकी वजह ये है कि हमारा फॉन्ट साइज 100 पिक्सल था और हमने अपनी हाइट 2 दी है। तो ये भी एक पॉपुलर रिलेटिव यूनिट है। और लास्ट यूनिट जो हम आज कवर करेंगे वो रेम्स का यूनिट है और ये मेरा फेवरेट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यूनिट है। तो ये जो यूनिट है ये हमारा, मैं इस फॉन्ट साइज को फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। ये जो रेम्स का यूनिट है ये हमारे जो रूट फॉन्ट साइज़ यानी जो हमारे पेज का रूट फॉन्ट साइज़ होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल्स होता है, उसके मल्टीपल्स में कैलकुलेट होता है। तो मिसाल के तौर पर अगर मुझे यहाँ पर अपनी हाइट 96 पिक्सल्स चाहिए जो हमने पहले रखी थी, तो 96 डिवाइडेड बाय 16 6 निकलता है। तो हम यहाँ पर 6 रेम्स लिख सकते हैं। इसको हम सेव करते हैं और वापस चलकर देखते हैं अपने ब्राउज़र में, तो हमारी जो हाइट है ये अब 96 पिक्सल्स हो चुकी है। इसी तरह ये जो 56 पिक्सल्स है
इसकी जगह पर हम 3.5 रैम लिख सकते हैं। रैम्स और एम्स के जो रिलेटिव यूनिट्स हैं इनको पिक्सल्स के ऊपर इसलिए भी प्रेफर किया जाता है कि नॉर्मली आपके जो वेब पेज का सेंट्रल कंटेंट है वो हमेशा टेक्स्ट होता है और ये उस टेक्स्ट के साइज से डिराइव होते हैं, तो उस वजह से ये हमेशा कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं। दूसरी वजह इनको यूज़ करने की एक्सेसिबिलिटी होती है। तो मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो रूट फॉन्ट साइज़ है उसकी वैल्यू 16 पिक्सल्स होती है, लेकिन आपका यूज़र इस वैल्यू को चेंज भी कर सकता है। अगर आपने अपने यूनिट्स रैम्स और एम्स के हिसाब से रखे होंगे तो ये यूनिट्स ऑटोमेटिकली आपके यूज़र के रूट फॉन्ट साइज़ के चेंज करने के साथ साथ एडजस्ट हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर पहले फॉन्ट साइज़ दिया था, तो मैं यहाँ एक फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ 16 पिक्सल्स का। तो हमने यहाँ पर अपने फॉन्ट साइज़ को 16 पिक्सल्स, यानी ये जो पिक्सल की वैल्यू है जो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है या फिक्स वैल्यू है, इससे हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। और आप देखेंगे कि इससे हमें अभी विजुअल कोई चेंज नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 16 पिक्सल्स ही थी और अपेरेंटली हमें यहाँ पर कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जैसे कि मैंने बताया डिफ़ॉल्ट वैल्यू 16 पिक्सल्स ही होती है। अब हम एक काम करते हैं कि अपनी ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे अपीयरेंस के टैब में। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि आपको फॉन्ट साइज़ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मिसाल के तौर पर हमारे वेब पेज का यूज़र कोई ऐसा शख्स है जिसकी आई साइट थोड़ी कमज़ोर है और वो चाहता है कि अपना डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर ले, जिसकी वजह से उसे अपने वेब पेजेस को पढ़ने में आसानी हो, तो वो यहाँ से आकर मिसाल के तौर पर वेरी लार्ज को सिलेक्ट कर सकता है। अब होना ये चाहिए कि जब वो हमारी वेबसाइट को विजिट करे तो उसको अपना फॉन्ट साइज़ जैसे ये यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है उसी तरह हमारे वेब पेज पर फॉन्ट साइज़ भी बड़ा नज़र आए। तो हम वापस चलकर अपनी वेबसाइट को देखते हैं और देखते हैं कि पिक्सल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि ये फॉन्ट साइज़ वहीं का वहीं है। अगर हम इसे इंस्पेक्ट करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ फॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल्स है जो कि फिक्स्ड फॉन्ट साइज़ या एब्सोल्यूट फॉन्ट साइज़ है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ यूज़ करने का क्या नुकसान है। इसकी वजह से हमारी एक्सेसिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस दोनों अफेक्ट होती हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र में और इसे 1 रैम कर देते हैं। ये हमारा एक रिलेटिव यूनिट है जो कि रूट फॉन्ट साइज़ जो ब्राउज़र ने सेट किया है उससे कैलकुलेट होता है। अब हम अगर इसे सेव करें और वापस चलें तो आप देख सकेंगे कि अब हमारा फॉन्ट साइज़ इस रूट फॉन्ट साइज़ के हिसाब से एडजस्ट हो गया है। अगर हम इसे वापस मीडियम पे जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उस पर लेकर आएँ तो हमारा फॉन्ट साइज़ यहाँ पर वापस एडजस्ट हो गया है। तो दोस्तों शुरू में शायद ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमेशा कोशिश करें कि आपकी जहाँ पर भी पिक्सल वैल्यूज़ हैं उनकी जगह पर आप रैम्स या एम्स का यूज़ करें। मेरी प्रेफर्ड वैल्यू हमेशा रैम्स होती है, इसलिए इस ट्यूटोरियल में हम थ्रू आउट रैम यूज़ करेंगे। अगर आपको अपनी रैम वैल्यूज़ को पिक्सल्स में और पिक्सल्स को रैम में कन्वर्ट करने में कोई मुश्किल लग रही है तो ये बहुत आसान काम है। VS कोड में एक एक्सटेंशन हमारे पास अवेलेबल है। हम चलते हैं अपने एक्सटेंशंस के टैब में और यहाँ पर सर्च करेंगे px2 rem। तो दोस्तों ये जो पहली एक्सटेंशन हमें यहाँ नज़र आ रही है हम इसे इंस्टॉल करेंगे px2 rem। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है और अगर हम थोड़ा सा इसका यूजेज यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज़ हमें बताई गई हैं। तो Alt+Z से हम पिक्सल्स को रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपनी CSS फाइल की तरफ और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 16 पिक्सल्स की वैल्यू है। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और Alt+Z प्रेस करेंगे तो ये उसे ऑटोमेटिकली रैम में कन्वर्ट कर सकता है। इस तरह अगर आप पिक्सल्स में प्लान करते हैं तो आप इजीली उन्हें रैम वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो बॉक्स शेडो है इन वैल्यूज़ को भी हम रैम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर Alt+Z या Z प्रेस करूँगा और ये इनको रैम वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह आप इजीली किसी भी वैल्यू को पिक्सल्स में अगर कोड करें तो उसे रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे CSS के वैल्यू यूनिट्स। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी CSS में बार बार यूज़ होगा, इसलिए इसको एक दफ़ा गौर से समझना ज़रूरी है। तो मैं इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के वैल्यू यूनिट्स अवेलेबल होते हैं। उनमें कुछ फिक्स्ड यूनिट्स हैं या जिन्हें हम एब्सोल्यूट यूनिट्स कहते हैं, जो कि मिसाल के तौर पर सेंटीमीटर है, इंचेस हैं या फिर पिक्सल्स हैं।
ये जो यूनिट्स हैं ये हमारे एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं और इनका इस्तेमाल हमने कम करना है, जैसे कि मैंने आपको वजह बताई है। इनके अलावा हमारे कुछ रिलेटिव यूनिट्स होते हैं जिनमें परसेंटेजेस हैं, उसके बाद व्यू पोर्ट विड्थ है, व्यू पोर्ट हाइट है, एम्स हैं और फाइनली रैम्स हैं जिसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा करेंगे। ये जो रैम्स हैं अगेन ये हमारे रूट फॉन्ट साइज से कैलकुलेट होते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमारा रूट जो फॉन्ट साइज है वो बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल्स होता है, तो एक रैम का मतलब 16 पिक्सल्स होगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। एक फाइनल चीज़ जो यहाँ पर मेरी छोटी सी मिस्टेक है वो ये कि हम 008 वाली फाइल्स में ही काम कर रहे हैं, तो मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले इनकी कॉपीज़ बना लेता हूँ। तो 008 स्टाइल्स की कॉपी एक बना के मैं इसे रीनेम कर देता हूँ 009-styles.css और यहाँ पर 008.html की एक कॉपी बना लेते हैं जिसको हम कह देते हैं 009.html और ये प्रीवियस फाइल्स के अगर कोई चेंजेस हैं तो उनको हम रिवर्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे CSS के वैल्यू यूनिट्स। जैसे कि मैंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट नए सीखने वालों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सही से समझना हमारे आगे जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो मल्टीपल टाइम्स भी देखनी पड़े तो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।